नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएस आज़ाद हिंद पर। दोस्तों, आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे संवैधानिक संस्था की जो भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, और वह है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिस संस्था पर देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी चुनाव की जिम्मेदारी है, जिसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता ही ये तय करती है कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा जिंदा है या नहीं। दोस्तों, चाहे बात हो लोकसभा चुनाव की, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की, या फिर विधानसभा चुनाव की, हर स्तर पर इस संस्था की भूमिका निर्णायक होती है। अनुच्छेद 324 से लेकर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 तक आज हम हर पहलू को कवर करेंगे। दोस्तों, ये क्लास न सिर्फ आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के संवैधानिक ढांचे को गहराई से समझने के लिए भी बेहद आवश्यक है। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए क्लास की शुरू करते हैं। चुनाव आयोग पर 50 एडवांस लेवल एमसीक्यूज, अनुच्छेद प्लस एक्ट प्लस विश्लेषण सहित जो हर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास का साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि भारत के संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। ये ज़रूर याद रखिएगा, यानी भारत के संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की गई है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। यानी भारत के संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 224 के तहत की गई है। दोस्तों, इसका विश्लेषण है, अनुच्छेद 224 भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की बात की गई है। यानी दोस्तों, 324 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की जो मुख्य सदर होगा यानी व्यक्ति होगा उसकी नियुक्ति करेगा, और राष्ट्रपति उसके अलावा जितने भी चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त की जो होंगे व्यक्ति, उन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। आयोग स्वतंत्र, ठीक है, आयोग साथियों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग का पहला मुख्य चुनाव आयोग कौन था। साथियों, आपके सामने करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। ठीक है साथियों, सुकुमार सेन, यानी भारत के चुनाव आयोग का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कब से कब तक? 1950 से 1958 तक। उनके नेतृत्व में यानी सुकुमार सेन के नेतृत्व में देश का पहला आम चुनाव 1951 और 52 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग की साख की नींव रखी। ठीक है, तो चुनाव आयोग के साख की नींव किसने रखी है? तो सुकुमार सेन ने। यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग को कितने सदस्यों से युक्त किया जा सकता है। साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति के विवेक से। ठीक है, राष्ट्रपति के विवेक से युक्त किया जाता है चुनाव आयोग को। ठीक है, यानी उनके सदस्यों को। विश्लेषण है दोस्तों, यानी अनुच्छेद 234 यानी अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। शुरुआत में यह एक सदस्य निकाय था, लेकिन 1989 से इसे बहु सदस्य निकाय बनाया गया।
ठीक है साथियों, जब इनकी शुरुआत हुई थी तो इनका एक ही सदस्य था, लेकिन 1989 से जो है इसे बहु सदस्य निकाय बनाया गया है। ये ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, चुनाव आयोग का कार्यकाल और सेवा शर्तें किसके अधीन होते हैं, यानी किसके अंडर में होते हैं। साथियों चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संसद। ठीक है, यानी चुनाव आयोग का कार्यकाल और सेवा शर्तें जो है कौन निर्धारित करते हैं और किसके अधीन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, संसद के अधीन होती है। विश्लेषण है दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 324 क्लोज 5 के तहत यह प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त की सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। यह उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि संविधान की आर्टिकल 324 क्लोज 5 के तहत क्या कहा गया, तो दोस्तों ये कहा गया है कि चुनाव आयोग के जो होंगे सदर या क्या कहते हैं उसके सदस्य, तो उन सदस्यों की नियुक्ति यानी उनके क्या कहते हैं सेवा शर्तें कितने साल के वो होंगे, उसको कितने पैसे मिलेंगे, महीना उनकी सैलरी कितनी होगी, क्या क्या उनको दिया जाएगा, ये सारी चीज़ों का सुनिश्चित करना भारतीय पार्लियामेंट का काम है। भारतीय पार्लियामेंट यानी संसद को 324 क्लोज 5 के तहत ये शक्ति उसे दी गई है कि वह चुनाव आयोग के बारे संबंध कानून बनाए, या फिर क्या कहते हैं उसके महीने के बारे में भत्ते पेंशन रहने का जितने भी जिस चीज़ें हैं उनकी सारी शर्तें संसद तय करती है। ये ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने साथियों, अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचक नामावली का सार्वभौमिक सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है। साथियों क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा और समझिएगा कि भारत में निर्वाचक नामावली का सार्वभौमिक सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 325, यानी आर्टिकल 325 में जो है निर्वाचक माना यानी नामावली का सार्वभौमिक सिद्धांत जो है साथियों आर्टिकल 325 में वर्णित है। ज़रूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों, अनुच्छेद 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक नामावली से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये समानता का मूल सिद्धांत प्रस्तुत करता है। साथियों कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 325 ये कहता है कि भारत में किसी भी जाति, ये धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो है निर्वाचक यानी नामावली से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी लिंग जो है भारत में उसे इलेक्शन लड़ने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरे धर्म को, दूसरी जाति को, दूसरे लिंग के लोगों को है। उतना ही हर व्यक्ति को यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का साथियों अधिकार आर्टिकल 325 देता है। ये समानता का मूल सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यहाँ पर एक ही समान सब लोग हैं, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, कोई ऊंच ना कोई नीच, सब एक बराबर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सामान्य चुनाव का संचालन कौन करता है, यानी भारत में सामान्य चुनाव का संचालन कौन करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी निर्वाचन आयोग। ठीक है साथियों, निर्वाचन आयोग जो है भारत में सामान्य चुनाव का संचालन करता है। इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों, अनुच्छेद 324 क्लोज ए के अंतर्गत चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। यह स्वतंत्र संस्था होती है। ठीक है साथियों, चुनाव आयोग जो है ये स्वतंत्र संस्था है। राष्ट्रपति के चुनाव हो या विधानसभाओं के चुनाव हो या पार्लियामेंट्री चुनाव हो, जो भी साथियों चुनाव हो, इस किसकी जिम्मेदारी है ये, तो ये साथियों चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो स्वतंत्रता निष्पक्ष तौर पर जो है वो चुनाव लड़ाए यानी चुनाव कराए।
ठीक है। अगला प्रश्न साथियों 7वां, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951 किससे संबंधित है? साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज जरूर आप लोग एंड तक देखेगा। 7वां प्रश्न है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951 किससे संबंधित है? साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनाव प्रक्रिया और अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया और अयोग्यता से संबंधित है आर्टिकल यानी एक्ट 1951। इसे जरूर याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। इसका विश्लेषण है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 चुनावों की यानी चुनावों की योग्यता, अयोग्यता, नामांकन, चुनाव याचिका आदि से संबंधित है। ये चुनाव आयोग की शक्तियों को क्रियान्वित करता है। ठीक है साथियों, कि चुनाव लड़ने के लिए कौन योग्यता है, कौन अयोग्यता है। ठीक है, ये सब किसका देखभाल का काम है? चुनाव आयोग का काम है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? ये भी क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, प्लीज जरूर कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। साथियों 8वां प्रश्न है, चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन है साथियों, यूपीएससी में भी पूछा गया है कि चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है। न्यायिक निकाय नहीं है, कार्यपालिका निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है, फिर कौन सा निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है, ये जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित संवैधानिक संस्था है। ठीक है, यानी 324 के तहत जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ है। ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन किसी सामान्य कानून के तहत नहीं हुआ है, बल्कि संविधान में ही इसका उल्लेख है। ठीक है, यानी चुनाव आयोग का जो है संविधान में उल्लेख है, इसका जो गठन है किसी सामान्य कानून के तहत नहीं हुआ है, ये भी जरूर याद रखेगा। और किस आर्टिकल के तहत हुआ है दोस्तों? तो 324 के तहत हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, यानी क्या हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा। ठीक है, यानी संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा, यानी संसद चाहे तो इम्पीचमेंट ला करके साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसके लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, संसद में बिल पास करके इम्पीचमेंट के द्वारा यानी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के यानी कि मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, उसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। कैसे? संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट के थ्रू महाभियोग के द्वारा जो है चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है, ये जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है, यानी संसद द्वारा विशेष बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया के तहत ये उनकी निष्पक्षता की गारंटी है। ठीक है, 10वां प्रश्न है दोस्तों, चुनाव सुधारू की ऐतिहासिक सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चुनाव सुधारू की ऐतिहासिक सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई है? दोस्तों 10वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साथियों गोस्वामी समिति। ठीक है, गोस्वामी समिति की सिफारिश पर जो साथियों आयोग द्वारा गठित की गई थी, ऐतिहासिक, जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों, 1990 में यानी 1990 में बनी टीएन, ठीक है, गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधारू पर व्यापक सिफारिशें दी थी, जैसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को रोकना,
ठीक है, यानी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को रोकना ये किस समिति ने सिफारिश की थी? तो गोस्वामी समिति ने। खर्च की पारदर्शिता, कितना चुनाव में खर्च किया जा रहा है, ये किस समिति की सिफारिश पर की गई है साथियों? तो टी.एन. गोस्वामी समिति के द्वारा। आदि यह चुनाव आयोग की सिफारिशों को मजबूत आधार देती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। समिति का नाम जरूर याद रखिएगा, ईयर कौन सा वो भी याद रखिएगा। खर्च की पारदर्शिता किस समिति ने किस समिति की सिफारिश पर किया गया है, और जो आपराधिक यानी जो गुंडागर्दी, गुंडा केस मुकदमा जिसके ऊपर है, उस उम्मीदवारों को रोकने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो साथियों गोस्वामी समिति इन सारी चीजों को यानी सारी चीजों के बारे में सिफारिश दी थी। तो समिति का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां। चुनाव आयोग को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी घोषित करने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ है? यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर यदि चुनाव आयोग यानी किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करता है या किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी घोषित करता है, तो उसको यह अधिकार कहां से प्राप्त है साथियों? 11वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, यानी इलेक्शन सिंबल्स यानी रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। ठीक है, 1968 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि कौन जो है नेशनल पार्टी है और कौन साथियों स्टेट के मुख्य यानी अच्छा पार्टी है। ठीक है, अच्छी पार्टी है। तो ये अधिकार जो है ना चुनाव को दिया गया है, किसमें? यानी ऑर्डर 1968, इसका नाम पूरा है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इसे जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों, यह आदेश चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इसमें चुनाव चिन्ह का आवंटन और दलों की मान्यता की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आयोग के पास ये वैधानिक शक्ति, ठीक है, ये संवैधानिक नहीं है शक्ति, क्या है ये वैधानिक शक्ति जो मैंने आपको पढ़ाया 1968 जो है, ये वैधानिक शक्ति आयोग के पास, ये जो है ना संवैधानिक शक्ति नहीं है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग के निर्णय को किस न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार एग्जाम में रिपीटेड है, और ऐसा आशंका है साथियों कि आने वाले हर एग्जाम में 100% संभावना है कि आई थिंक ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा साथियों कि चुनाव आयोग के निर्णय को किस न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अगर कोई गड़बड़ी करता है। तो 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी आप जो है चुनौती दे सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं उसके चुनाव आयोग के खिलाफ, और फिर हाई कोर्ट में भी आप जो है इनके खिलाफ यानी चुनाव आयोग के खिलाफ जो है याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, इसका विश्लेषण है दोस्तों, हालांकि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, ठीक है, यानी फ्रीडम है, फिर भी उसके निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर वो स्वतंत्र है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 226 और 3 यानी 32 के तहत याचिकाएं दाखिल की जा सकती है। किस किस आर्टिकल के साथ? 226 के तहत और 32 के तहत जो है याचिकाएं दाखिल की जा सकती है। 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के तहत आप अपने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है, अगर याचिका दायर करना चाहे, अब उसकी कुछ गड़बड़ी में या वो सुधार नहीं कर रहा है या वो असंवैधानिक अगर काम कर रहे तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया है? ठीक है, तो 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी 1989 में। ठीक है, यानी भारत में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1989 में किया गया है। ठीक है, विश्लेषण है दोस्तों, 1989 में राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना के माध्यम से 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए हैं। ठीक है, 2 अतिरिक्त
आयुक्त नियुक्त किए यानी अपॉइंटमेंट किए गए। इसके बाद 1993 में इसे अस्थायी रूप से 3 सदस्य निकाय बनाया गया है। ठीक है, यानी कितने सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में? तो 3 सदस्य होते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। कब किया गया? 1993 में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार का आधार तय करता है? यानी जो 18 साल से जो ऊपर हो जाता है उसको बोलते हैं वयस्क। ठीक है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार का आधार तय करता है? साथियों, 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 326। ठीक है, 326 के तहत जो भी भारत के मूल निवासी 18 साल के प्लस हैं वे व्यक्ति मतदान कर सकते हैं, अपना इलेक्शन कार्ड बनवा सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों को जानने के लिए, क्योंकि अभी कई जगहों पर इलेक्शन है। सपोज दैट बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आपको संविधान ने 326 के तहत मतदान करने का अधिकार दिया है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्लेषण है इसका, जरूर ध्यान से सुनिएगा। ये अनुच्छेद 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ये लोकतंत्र की मूल आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, यानी आपकी उम्र अगर 18 साल प्लस हो गया है तो आप आर्टिकल 326 के तहत जो है आप अपना मतदान कर सकते हैं बिना भेदभाव के। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है साथियों, तो आप जो है हाई कोर्ट में चुनाव आयोग या जो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन फैलाता है उसके खिलाफ आप याचिका दायर कर सकते हैं, या आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपना जो है क्या कहते हैं कि याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अधिकारों का खिलाफ काम करेगा अगर कोई, ठीक है, भेदभाव वाला अगर कोई काम करता है तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग किस चुनाव में भाग नहीं लेता? ठीक है, यानी चुनाव आयोग जो है किस चुनाव में भाग नहीं लेता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज जरूर कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो साथियों, 15वां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत में साथियों ये चुनाव आयोग भाग नहीं लेते। ठीक है, बाकी लोकसभा चुनाव आयोग करवाता है, राज्यसभा भी, और राष्ट्रपति वाला चुनाव भी। ठीक है, लेकिन जो ग्राम पंचायत का मुखिया वगैरह का जो चुनाव होता है ना, इसमें जो है ना वो चुनाव आयोग का कोई काम नहीं। तो ठीक है, यानी चुनाव आयोग जो इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप जरूर देखिए बढ़िया से। ग्राम पंचायत, ठीक है, तो ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, राज्य यानी राज्य द्वारा, जो राज्य के चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो नेशनल वाला है उसके द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, यानी आईसी के द्वारा नहीं किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 243 के इसमें यानी प्रासंगिक है। ठीक है, 243 के जो है इसमें प्रासंगिक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 किससे संबंधित है? साथियों, 16वां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है 1950 किससे संबंधित है? तो मतदाता सूची तैयार करना जो है आर्टिकल यानी एक्ट 1950 के तहत होता है और इसका यही काम है। ठीक है, तो या क्या कहते हैं कि 1950 जो है इसी से संबंधित है। विश्लेषण है दोस्तों, यह अधिनियम निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण और मतदाता सूची की संरचना से संबंधित है। ठीक है, चुनाव आयोग इस अधिनियम के तहत सूची बनाता है। आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग जो है किस एक्ट के तहत साथियों जो है, यानी क्या कहते हैं चुनाव आयोग किस एक्ट के तहत किस अधिनियम के तहत सूची बनाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1950। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो है चुनाव आयोग जो है सूची बनाता है। ठीक है, और मतदाता सूची की संरचना से संबंधित है ये। अगला प्रश्न साथियों 17वां, कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है?
यानी संविधान में कौन ऐसा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। यानी 327 आर्टिकल 327 के तहत संसद जो है चुनाव से संबंधित कानून बना सकते हैं और उसे ये अधिकार है कि 327 के तहत चुनाव से संबंधित संसद कानून बनाए। उसे अधिकार है किस आर्टिकल में? 327 आर्टिकल में। विश्लेषण है दोस्तों, अनुच्छेद 327 संसद को यह शक्ति देता है कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित कानून बनाए। इसी के तहत आरपीए यानी 1950 और 1951 बने हैं। ठीक है, इसी के तहत जो है आरपी 90 यानी 1950 और 1951 बने हैं। इससे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में पहली बार वीवीपीएटी प्रणाली का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो साथियों 18 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2013 से। ठीक है, यानी किस वर्ष में पहली बार यानी वीवीपीएटी प्रणाली का प्रयोग हुआ है? तो 2013 में हुआ पहली बार। इसका विश्लेषण है, वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग 2013 में नागालैंड के यानी विधानसभा उपचुनाव में हुआ। यह पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम था। तो कब हुआ साथियों? 2013 में। कहाँ पर? नागालैंड के विधानसभा उपचुनाव में हुआ था। ठीक है, यह पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम था। ठीक है, तो वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग। ठीक है, यानी ट्रेल इसका जो है पूरा फुल फॉर्म है। इसका सबसे पहले कहाँ हुआ था? नागालैंड में हुआ था। किस चुनाव में? तो विधानसभा उपचुनाव में हुआ। और यह पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग यानी कौन चुनाव आयोग को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में निर्देश दे सकता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए साथियों, कि कौन चुनाव आयोग को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में निर्देश दे सकता है? दोस्तों 1900 प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। संसद भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं और प्रधानमंत्री भी नहीं। ठीक है, विश्लेषण है दोस्तों, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कोई भी कार्यपालिका अंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। अगर साथियों कोई भी हस्तक्षेप करेगा तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग जो है स्वतंत्रता से यानी निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं कर सकता। ठीक है, या निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता है। इसलिए जो है ये कोई भी नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग के पास यानी चुनाव आयोग के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है। साथियों 20वां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विधायिका को भंग करना। ठीक है, यानी विधायिका को भंग करना, ये चुनाव आयोग के पास शक्ति नहीं है। ठीक है, ये शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं। कौन सी? विधायिका को भंग करना। इसका विश्लेषण है, विधायिका को भंग करना राज्यपाल या राष्ट्रपति का कार्य है। यानी अगर विधायिका को या विधानसभा हो गया या फिर क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट हो गया, तो इन सभी को भंग करना किसका काम है? राज्यपाल का है या तो फिर राष्ट्रपति का काम है, ना कि चुनाव आयोग का। ठीक है, आयोग केवल चुनाव प्रबंधन और निगरानी करता है। ठीक है, आयोग क्या करता है? केवल चुनाव का मैनेजमेंट करता है और उसकी निगरानी करता है। लेकिन भंग करने का काम किसका है? स्टेट के राज्यपाल का और संसद का राष्ट्रपति का काम है। ठीक है, संसद में। अगला प्रश्न साथियों 21वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद राज्य विधानसभा के चुनावों की प्रक्रिया के लिए राज्य को कानून बनाने की अनुमति देता है?
क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा साथियों, और मैं बार बार रिपीट इसलिए करूंगा और करना चाह रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल ही याद हो जाए और आपके मस्तिष्क में बिल्कुल हमारे पढ़ाए हुए क्लास बिल्कुल समा जाए। ठीक है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा वो आर्टिकल है जो राज्य विधानसभाओं के, जो बिहार में अभी साथियों विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, तो राज्य विधानसभाओं के चुनावों की प्रक्रिया के लिए राज्य को कानून बनाने की अनुमति देता है। अभी साथियों राज्य ने कानून बनाया है ना कि सभी को जाति क्या कहते हैं, अपना अपना पहचान बताओ कि तुम कहाँ के हो, तुम यहाँ के नागरिक हो या नहीं हो, जन्म क्या है, क्या कहते हैं प्रमाण पत्र, वो सब मांगा जाता है। तो ये किस कहाँ पे यानी उसके जो है ना अधिकार कहाँ पे दिया गया है इस बारे में, यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया के लिए राज्य को कानून बनाने की अनुमति देता है। तो साथियों 21वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी 328। अभी जो बिहार में लागू हुआ दोस्तों, तो वहाँ के जो राज्य है ना, तो 328 के तहत ही जो ना उसको यह अनुमति दी गई है कि आप कानून बना सकते हैं चुनाव के लिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा, 328 है। ठीक है, कभी आप भूल मत जाइएगा। इसका विश्लेषण है दोस्तों, यह अनुच्छेद राज्य विधानसभा को अधिकार देता है कि वे अपनी विधायिकाओं के चुनाव से संबंधित कानून बना सके जब तक संसद कोई कानून ना बना ले। ठीक है, जब तक संसद कोई कानून ना बना ले, ये भी याद रखिएगा आप लोग। 22वां प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग की शक्ति आदर्श आचार संहिता लागू करने की संवैधानिक स्थिति क्या है। यानी चुनाव आयोग की शक्ति जिसे क्या कहते हैं कि चुनाव से पहले जो है आचार संहिता लग जाता है, तो उसे लागू करने की संवैधानिक स्थिति क्या है चुनाव आयोग के पास। ठीक है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साथियों, यह परंपरा और व्यवहार से, ठीक है, कर सकता है। ठीक है, यह परंपरा जो है ना और व्यवहार से है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। इसका विश्लेषण है, आदर्श आचार संहिता कोई कानून नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आदर्श आचार संहिता यानी आचार संहिता जो लगती है, तो ये कोई कानून नहीं है। ये केवल, ठीक है जरूर याद रखिएगा शब्द पे, ये केवल चुनाव आयोग की एक प्रशासनिक परंपरा है जिसे चुनावी की निष्पक्षता के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, तो आचार संहिता जो है कोई कानून नहीं है, केवल जो है ना चुनाव आयोग की एक प्रशासनिक परंपरा है। ठीक है, जैसे ट्रेडिशन बोला जाए कि गांव में अगर किसी के पास शादी होती तो गीत गाया जाता है, ये कुछ ऐसे रस्म रिवाज किया जाता है, तो वैसे ये चुनाव आयोग का एक रस्म है। ठीक है, जिससे क्यों किया जाता है, ताकि चुनाव जो है एक अच्छी तरह यानी बढ़िया और बेहतर ढंग से चुनाव हो जाए, यानी स्वतंत्र चुनाव हो जाए निष्पक्षता के तहत। ठीक है, इसलिए जो है चुनाव आयोग ये आचार संहिता लागू करता है, लेकिन ये कोई कानून नहीं है, ये एक परंपरा है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी दल की मान्यता रद्द करने का अधिकार किसके पास है। यानी अगर किसी, साथियों कहने का मतलब ये है कि किसी दल की मान्यता अगर रद्द करना है तो वो अधिकार किसके पास है। ठीक है, यानी मान के चलिए कि बीजेपी, कांग्रेस या फिर लालू की पार्टी, जो भी पार्टीज है, अगर उस पार्टी की दल की मान्यता अगर रद्द करना है तो वो अधिकार किसके पास है। तो 23वां प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चुनाव आयोग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चुनाव आयोग के पास ना ये शक्ति है और ये अधिकार है कि किसी दल की मान्यता रद्द कर दे या फिर रहने दे, यानी ऊंचा कर दे नीचा कर दे, ये जो है ना चुनाव आयोग को शक्ति है। ठीक है, और अधिकार है, उसी के पास अधिकार है। ठीक है, इसका साथियों विश्लेषण है, चुनाव आयोग को इलेक्शन सिंबल्स यानी रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत दलों की मान्यता रद्द या यानी रद्द या दी जा सकती है। ठीक है, रद्द किया जा सकता है या दी जा सकती है, यानी किसी पार्टी को चुनाव आयोग जो है 90 यानी यानी क्या कहते हैं ऑर्डर 1968 के तहत जो ना किसी दल को मान्यता दे भी सकता है और किसी दल की मान्यता को रद्द भी कर सकता है और की जा सकती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है, चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य मुख्यतः
किस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग की जो शक्तियां है और जो उनके कामकाज है तो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, संविधान के अनुच्छेद 324 पर, ठीक है। 324 पर जो है चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य मुख्यतः किस पर निर्भर करते हैं, तो अनुच्छेद 324 पर निर्भर करते हैं, जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों, अनुच्छेद 324 क्लोज ए यानी क्लोज 1 चुनाव आयोग को देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने की शक्ति प्रदान करता है। यह आयोग की संप्रभुता का आधार है, ठीक है। यानी आर्टिकल 324 क्लोज 1 के तहत चुनाव आयोग को पूरे देश में स्वतंत्र यानी आज़ादी, फ्रीडम और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 324 क्लोज 1 यह आयोग की संप्रभुता का आधार है, जरूर याद रखिएगा। और साथियों आपसे निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कर दे। सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। आप गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे पैसा नहीं लिया जाता है और उम्मीद है कि सदैव इस चैनल में जो है फ्री पढ़ाया जाएगा अच्छे अच्छे मटेरियल के साथ जो आपके एग्जाम में काम आए, ठीक है साथियों। और दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई कौन करता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई गड़बड़ी या कोई विवाद पैदा हो जाता है या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद पैदा हो जाती है या हो जाता है, तो इस चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई कौन करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। इस विवादों की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, किसके? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। विश्लेषण है दोस्तों, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? आर्टिकल जरूर याद रखिएगा 71 यानी 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा केवल ओनली, ठीक है साथियों, ओनली केवल हाईकोर्ट नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। आयोग के केवल चुनाव कराता है। तो साथियों 71 के तहत जो है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा आर्टिकल 71 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट ही जो है न्याय करता है, आयोग केवल चुनाव करता है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। आयोग जो है ना यानी ये क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस विवाद का निपटारा नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। किस आर्टिकल के तहत? 71 के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न 26वां दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 किससे संबंधित है, ठीक है। यानी एक्ट 1951 की धारा 8 किससे संबंधित है, तो आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अयोग्यता, ठीक है। अयोग्यता से संबंधित है कौन? 1951 की धारा 8 किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अयोग्यता, ठीक है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, अयोग्यता, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत है, इस चक्कर में हम ज्यादा लिखते तो नहीं, ठीक है। आप लोग को भी में नोट डाउन करते रहिएगा। विश्लेषण है दोस्तों, धारा 8 अपराधों के आधार पर जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता का प्रावधान करती है। यह चुनाव आयोग द्वारा लागू की जाती है, ठीक है। ये किसके द्वारा लागू की जाती है, तो चुनाव आयोग द्वारा लागू की जाती है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। विश्लेषण अरे दोस्तों, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति के एक वोट और एक वोट का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 326 में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है,
किसमें? 326, आर्टिकल 326 में है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 326 वयस्क यानी 18 साल मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की मूल अवधारणा को निर्धारित करता है, जिससे चुनाव प्रणाली निष्पक्ष बनती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, चुनाव आयोग को कौन सा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है? यानी चुनाव आयोग को कौन सा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी सुरक्षा है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। इसका विश्लेषण है दोस्तों, अनुच्छेद 324 क्लॉज 5 मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जज को जैसे इम्पीचमेंट करके हटाया जा सकता है, उसी तरह से जो है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को इम्पीचमेंट के थ्रू जो है उसे हटाया जा सकता है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को चुनाव करा यानी चुनाव कानून बनाने का अधिकार देता है? ठीक है, यानी कौन सा अनुच्छेद राज्य को, स्टेट को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 328 के तहत जो है राज्य सरकार यानी राज्य को चुनाव कानून बनाने का अधिकार देता है, आर्टिकल 328 में। ठीक है, इसका विश्लेषण है, अनुच्छेद 328 राज्य विधानसभाओं को अधिकार देता है कि वे अपने अपने राज्य चुनावों के लिए कानून बना सके, जब तक कि संसद इस विषय में कोई कानून ना बना ले। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 49वां प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग के आदेशों की समीक्षा के लिए किस अदालत में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप सीधे याचिका दायर कर सकते हैं। विश्लेषण है दोस्तों, अगर चुनाव आयोग के किसी निर्णय से मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। सपोज दैट साथियों, आपको संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिया है, उन मौलिक अधिकारों में से अगर किसी का भी उल्लंघन होता है, तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हमारा साथी अंतिम और लास्ट प्रश्न है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर गुरु दक्षिणा के तौर पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और उन फाइनेंशियल कमज़ोर यानी वीकनेस बच्चों को भी ज़रूर हमारी क्लास को भेज दीजिए, ताकि हमारी क्लास देख करके उनकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक, साथियों 50वां प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ना, किसी भी स्टेट पीसीएस में, रेलवे में, ग्रुप डी में आपसे पूछ लिया जाए। तो साथियों, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसका विश्लेषण है, 25 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। संघर्ष एक दिन आपको ज़रूर सफलता सुनिश्चित कराएगा। और हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारी क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन के यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप वहां जा कर के, टेलीग्राम में जा कर के फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों,
और दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद।